भदौरिया है, रिजवान अहमद है मेरे साथ, टीएमसी नेता है, प्रवक्ता है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता वक्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह तुष्टीकरण के रोग पर फिर विपक्ष चल पड़ा है, जब पता है यह प्रयोग लगातार फेल हो रहा है। विवेक जी 40 सेकेंड्स। नहीं, कोई तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चला है। और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है, तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से, मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलिज्म होता है ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूं। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे। आगे जो हॉलोकॉस्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की, तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली को के समर्थन में जा रहे हैं। बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बहुत से लोगों ने कहा साहब जहर दिया गया है, जो कि था। तो कहीं ना कहीं ठीक है ओके, रिजवान अहमद परिवार से मिलना जरूरी था। जी 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 हाँ, नंबर वन, आज बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि सवाल था अखिलेश यादव पे और हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और अनुराग भदौरिया उसको अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई आपने। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लिए जो आप गए, वो इसलिए गए क्योंकि वहां पर बड़ी संदेह पे वो जहर और बड़ी कंट्रोवर्शियल डेथ मानी जा रही है। ठीक है, मैं इस समय रुक कर सकता हूं। मेरे साथ संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम इस समय जुड़ रहे हैं बेहद सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। संजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय निरुपम जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। यू आर गेटिंग मी? संजय निरुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान अहमद, कंप्लीट योर पॉइंट। अमीश भाई 10 सेकंड। यस रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकंड बोल ले। हाँ बोलो, 10 सेकंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस मारे गए, तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था, तो उसके घर भी चले जाते ना। वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को। विवेक 30 सेकंड्स चाहिए। पुलिस का काम एनकाउंटर करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना नहीं है। देश के अंदर कायदा कानून है, आपको सजा देनी है। आप कैपिटल पनिशमेंट अगर है आप देना चाहते हैं, जुडिशरी देगी। घर क्यों नहीं गए? लेकिन आप ये पब्लिक में जाने लग गया, नहीं गए। सवाल ये है आप विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके शायद संज्ञान में ना हो। विकास दुबे का उसके घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है। और कहा घर क्यों नहीं गए? सही नहीं है। आप विकास दुबे के और मुन्ना बजरंगी के घर क्यों नहीं गए? संजय निरुपम हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं दोबारा से। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? अब निरुपम जी, संजय निरुपम तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी का भतीजा सांसद है, मुख्तार अंसारी का भाई हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी विधायक है, और जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है राजभर। तो आप राजभर से भी सवाल पूछिए, लेकिन हम सवाल इसके, हमारा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है अब्बास अंसारी से। 5 बार आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है अब्बास अंसारी से, तो बोलिए ना खुल के अब्बास अंसारी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? मेरा लेना देना, सुनिए, मेरा लेना देना क्यों नहीं है? उसका भाई मेरी पार्टी। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उन तक आवाज पहुंच रही है। मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही जी। संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं।
और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कोविड के जमाने में जब यहाँ के गरीब लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था, लोग जैसे तैसे भाग रहे थे, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था, और उस समय एक बीएमसी की तरफ से ऐसे गरीब लोग, मजदूर लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त खाना मुहैया कराने की योजना शुरू की गई थी। पूरी योजना के तहत शिवसेना के जो पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बहुत फ्रॉडुलेंटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत के एक बेनामी कंपनी को भी मिला जिसमें उनके सारे पार्टनर्स थे, और उसी कंपनी से, खिचड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी से इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है अपनी बेटी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने पार्टनर के नाम पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खिचड़ी घोटाला है। और यही नहीं, 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया। तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोर ही कह सकते हैं। तो ऑलरेडी एक खिचड़ी चोर है जो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार करके शिवसेना ने दिया, शिवसेना उबाठा ने दिया है। तो मैंने कहा यही है खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत किंगपिन है, इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है, और ये भी खिचड़ी चोर है, और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आपने फिर ये खिचड़ी चोर को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया? कांग्रेस में कौन शिवसेना के साथ मिला हुआ है? क्या कांग्रेस में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उबाठा हो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेते हैं और बड़ा नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है, दलाली खाने का आरोप है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बाई चेक रिश्वत लेने का आरोप है किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने खिचड़ी सप्लाई की, और ईडी ऑलरेडी उसकी छानबीन कर रही है। तो मेरा यह कहना है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा आप एक स्टैंड लेते हैं, तब एक भ्रष्टाचारी और जो कि एक टेंटेड फेस है उसको उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है? लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उबाठा दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पे महज एक लिप सर्विस करती है, और जब उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है। ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। हरीश रावत, बड़े वरिष्ठ नेता, अभी भी कांग्रेस में है, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रहे, कह रहे कांग्रेस सुस्त हो गई है। नहीं, ऐसा है, 2 चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं। और मैं जो हारा, या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी अगला इलेक्शन ये हार रहे हैं। और चूंकि ये इनमें कोई सुधार नहीं है, और चूंकि इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में निराशा पैदा हो गई है, और इसी निराशा की वजह से बहुत सारे लोग कांग्रेस, जब आप कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस के नेता, संजय जी, जब भी कांग्रेस के नेता अंदर खाने बात करते थे कि ये चुनाव तो गया 2024 का, अब तो मोदी ही आ रहा है, अंदर खाने के ये बात करते थे, और पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती थी। हाँ, वो तो मुझे खुद भी बोला गया था कि इस बार तो अपनी चुनाव नहीं, अब इस बार तो अपनी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2029 में आएगी। और आज मैं कहता हूं कि जो हरकत है, जिस प्रकार से एक लैक लस्टर अप्रोच लेकर के कांग्रेस पार्टी में काम हो रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक डिसइंटीग्रेशन है पार्टी में, बिखराव है पार्टी में, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकली जो एक कांग्रेस पार्टी इरिलेवेंट होती चली जा रही है, और घिसी पिटी विचारधारा पे विश्वास कर रही है जबरदस्ती, जबकि बदले हुए समाज, बदले हुए देश के हिसाब से सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा, और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्या राम मंदिर को लेकर, जय श्री राम को लेकर वाकई कुछ बड़ा